સ્વાગત છે મારા યુટ્યુબ ચેનલમાં હિન્દી વિષયના ઉમેદવારો માટે ફરીથી હું હિન્દી શિક્ષણ પદ્ધતિને લગતા ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ કહી શકાય એવા પ્રશ્નો લઈને આવી રહ્યો છું। આ જે પ્રશ્નો છે એ આપણે પદ્ધતિમાં ખૂબ જ ઉપયોગી થઈ શકે એવા થોડા પ્રશ્નો લાવ્યો છું। તો શરૂ કરીએ આજનો આ વિડીયો। प्रश्न 1 છે એમાં प्राचीन काल में पाठ्य पुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था। प्राचीन समय में એટલે કે જે પ્રાચીન સમય હતો એમાં પાઠ્યપુસ્તક ન હતા, પરંતુ એના માટે એક પાઠ્યપુસ્તક પ્રમાણે અલગ પુસ્તકો હતા, એને પાઠ્યપુસ્તક નામ આપવામાં આવતું ન હતું। તો એના માટે કયો શબ્દ પ્રચલનમાં હતો? તેનો જવાબ આવશે ગ્રંથ। तो प्राचीन काल में पाठ्यपुस्तक के लिए किस शब्द का प्रचलन था? तो किस शब्द का प्रचलन था? ग्रंथ शब्द का प्रचलन था। दूसरा प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग व सहयोग प्रणाली पर आधारित है। व्याकरण शिक्षण तो व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि प्रयोग और सहयोग प्रणाली पर आधारित है। व्याकरण शिक्षण की बात की गई है इसमें, तो कौन सी प्रणाली है उसका आंसर देखते हैं, उत्तर देखते हैं। तो वो कौन सी प्रणाली है? आगमन प्रणाली। कौन सी प्रणाली है मित्रों? आगमन प्रणाली है। आगे का प्रश्न है श्रुत लेखन विधि का उद्देश्य नहीं है। श्रुत लेखन यानी कि जो हम कक्षा में विद्यार्थियों को छात्र को श्रुत लेखन कराते हैं तो उसका उद्देश्य क्या नहीं है। श्रुत लेखन का उद्देश्य कौन कौन से है वो हमें मालूम होने चाहिए। तो क्या नहीं है उसका उद्देश्य? तो वाचन गति का विकास करना उसका उद्देश्य नहीं है। वाचन गति देखो, श्रुत लेखन से क्या होता है, हम लिखते हैं तो उसमें वाचन गति का विकास नहीं होता, ये उसका उद्देश्य नहीं है। साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना भाषा शिक्षण का किस श्रेणी का उद्देश्य है। यानी कि साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना, ये जो उद्देश्य है वो भाषा शिक्षण की किस श्रेणी में आता है। साहित्य की विविध विधाओं का ज्ञान प्राप्त करना वो किस विधि में आता है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्य है। कौन सा उद्देश्य है? ज्ञानात्मक। आगे का प्रश्न है एक बालक को बिना लिखित संसाधन के भाषा पढ़ाना सिखाने के लिए जो विधि उपयोगी हो उसे क्या कहते हैं। यानी कि एक बालक जो है उसे लिखित संसाधन के बिना भाषा सिखाना, उस विधि को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? स्मरण भाष्य विधि। प्राचीन समय में भी ऐसा ही होता था गुरुकुल में कि जो गुरु थे वो शिष्यों को सिर्फ सुनाते थे और जो शिष्य थे वो क्या करते थे? उसका स्मरण करते थे। इस प्रकार शिक्षा प्राचीन समय में दी जाती थी। पुस्तकों का प्रचलन उस समय बहुत कम था। हमारे जब टाइपिंग नहीं था उस समय, इसलिए पुस्तकें बहुत कम होती थी। तो क्या होता है? स्मरण भाष्य विधि, बिना लिखित संसाधन के भाषा पढ़ाने उपयोगी है। कौन सी विधि? तो स्मरण भाष्य विधि उपयोगी है। आगे का प्रश्न है प्रियंका पढ़ते समय अनेक बार अटकती है। क्या है? प्रियंका पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या मुख्यतः खाली जगह से संबंधित है। यानी कि प्रियंका जो है वो पढ़ते पढ़ते रुक जाती है, उसे पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। तो वो जो समस्या है किससे संबंधित है? तो डिस्लेक्सिया, इस बीमारी से संबंधित है। आगे का प्रश्न है व्याकरण अनुवाद विधि को किस नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि तो किस नाम से भी जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? भंडारकर विधि के नाम से भी जाना जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि के नाम से भी लोग पहचानते हैं। आगे का प्रश्न है मॉन्टेसरी विधि का उपनाम क्या है। मॉन्टेसरी विधि हम सबको पता है
लेकिन उसका उपनाम क्या है? मॉन्टेसरी विधि को किस उपनाम से भी जाना जाता है? यह भी प्रश्न पूछ सकते हैं। तो किस उपनाम से जाना जाता है? साहचर्य विधि नाम से भी जाना जाता है। मॉन्टेसरी विधि को साहचर्य विधि के नाम से भी जाना जाता है। आगे का प्रश्न है, सूत्र प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? सूत्र प्रणाली जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उसका आंसर है पूर्ण से अंश की ओर, पूर्णता से अंश की ओर सूत्र प्रणाली आधारित है। आगे का प्रश्न है, साहचर्य विधि का आविष्कार किया था। साहचर्य विधि का आविष्कार किसने किया था? साहचर्य विधि जो है उसके आविष्कारक कौन है? आविष्कार किसने किया था? उसका आविष्कार किसने किया था? मॉन्टेसरी ने किया था। दो प्रश्न हो गए इसके ही। साहचर्य पद्धति, मॉन्टेसरी पद्धति। देखो देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं? देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं? खेल प्रणाली। इसमें प्रश्न हमें देखना चाहिए। देखो और रचो विधि को क्या कहते हैं? वो एक क्या है? खेल प्रणाली है। अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाए, देखो और रचो विधि किस शिक्षण में उपयोगी है, तो वो उसका आंसर अलग आ जाएगा, खेल प्रणाली नहीं आएगा। ठीक है। आगे का प्रश्न है, गद्य शिक्षण की किस विधि को सुकरात विधि कहते हैं? गद्य शिक्षण की कौन सी विधि को सुकरात विधि भी कहा जाता है? कौन सी विधि है? उस विधि का नाम है प्रश्नोत्तर विधि। कौन सी है? प्रश्नोत्तर विधि। यह जो एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न है वो हमें कहाँ उपयोगी में आएंगे? तो प्रश्न जो पांचवा प्रश्न है हमारा हिंदी विषय का, उसमें 12 प्रश्न आते हैं, खाली जगह होती है। हाँ, एक एक वाक्य के प्रश्न होते हैं। तो इस प्रश्नों में हमारे ये पद्धति के प्रश्न काम में आएंगे। बाकी के जो प्रश्न है बड़े हैं, यानी कि 150 शब्दों में लिखना, 200 शब्दों में लिखना, 250 शब्दों में लिखना, उसमें नहीं। लेकिन एक एक वाक्य के जो प्रश्न होते हैं, खाली जगह होती है, उसमें हमें गद्य शिक्षण के प्रश्न या शिक्षण विधि के प्रश्न काम में आएंगे। आगे का प्रश्न है, पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य है। पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? सौंदर्यात्मकता। पद्य शिक्षण का अंतिम उद्देश्य क्या है? सौंदर्यात्मकता उसका अंतिम उद्देश्य है। आगे का प्रश्न है, व्याकरण की शिक्षा का प्रारंभ कब करना चाहिए? यदि हम बच्चों को व्याकरण की शिक्षा देना चाहते हैं तो उसका प्रारंभ कब करना चाहिए? पहले से ही व्याकरण की शिक्षा देना उचित नहीं है, लेकिन कब करना चाहिए? जब भाषा पर अधिकार होने पर व्याकरण की शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए। भाषा पर अधिकार आ जाए तब व्याकरण की शिक्षा प्रारंभ करनी चाहिए। आगे का प्रश्न है, हिंदी में संधि को पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम विधि है। हिंदी में संधि जो है उसे पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम विधि कौन सी है? तो कौन सी है सर्वोत्तम विधि? आगमन निगमन विधि जो है वो संधि पढ़ाने हेतु सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। आगे का प्रश्न है, ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम क्या सिखाया जाता है? ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम क्या सिखाया जाता है? क्या सिखाया जाता है? स्वर। ध्वन्यात्मक विधि में सर्वप्रथम क्या सिखाया जाता है? तो स्वर सिखाए जाते हैं। आगे का प्रश्न है, स्व स्वर वाचन की शिक्षा विधि है। स्व स्वर वाचन, मौन वाचन और स्व स्वर वाचन की शिक्षा विधि है। क्या है? अक्षर बोध करना। उस विधि का उद्देश्य क्या है? अक्षर बोध करना। हम जोर से पढ़ते हैं, स्व स्वर पढ़ते हैं और मौन वाचन करते हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है? अक्षर का बोध करना। बच्चों को अक्षरों का बोध कराना इस विधि का उद्देश्य है। आगे का प्रश्न है, गद्य के कौन से पाठ में मौन वाचन अनुपयुक्त है? प्रश्न ठीक से समझना दोस्तों, कि गद्य के कौन से पाठ में
मौन वाचन अनुपयुक्त है यानी कि उपयोगी नहीं है। किस पाठ में? गद्य। गद्य के कौन कौन सी विधाएं है? कहानी विधा, आत्मकथांश, हाँ, निबंध लेखन, निबंध। तो ये गद्य की विधाएं है। तो इसमें मौन वाचन अनुपयुक्त है यानी कि उपयोगी नहीं है। तो किस विधा में? संवाद विधि। संवाद जो है, पाठ में संवाद आता है जिस पाठ में, उसमें मौन वाचन करना अनुपयुक्त नहीं माना जाता। क्योंकि संवाद क्या होता है? अलग अलग व्यक्ति पर बोलते हैं। तो एक व्यक्ति अलग संवाद बोलता है, दूसरा व्यक्ति जो है, दूसरा पात्र जो है वो अलग संवाद बोलता है। तो इसमें मौन वाचन उपयुक्त नहीं माना जा सकता। किया जा सकता है लेकिन अनुपयुक्त माना जाता है। आगे का प्रश्न है, व्याकरण के ज्ञान से भाषा प्रयोग में क्या आता है? यदि हमें व्याकरण अच्छी तरह आता हो तो इससे भाषा में क्या सीखने को मिलता है? हमें क्या होता है? तो कुशलता आ जाती है। भाषा प्रयोग में क्या आ जाता है? कुशलता आ जाती है। व्याकरण का ज्ञान सही हो हमारा तो उसमें भाषा प्रयोग में कुशलता आ जाता है। आगे का प्रश्न है, ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि, ध्वनि के बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ध्वनि की सबसे छोटी इकाई कौन कौन सी? तो वर्ण है। ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो वर्ण है ध्वनि का सबसे छोटी इकाई। उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। आगे का प्रश्न है, व्याकरण के ज्ञान से भाषा कैसी बनती है? व्याकरण का सही सही ज्ञान हो हमें तो भाषा, हमारी भाषा कैसी बनती है? तो कैसी बनती है? शुद्ध बनती है। व्याकरण का सही ज्ञान हो विद्यार्थी को तो उसकी भाषा कैसी बनती है? शुद्ध बनती है। उच्चारण ठीक से होता है। व्याकरण लिखने में त्रुटि नहीं होती, बोलने में त्रुटि नहीं होती। इसलिए व्याकरण का सही ज्ञान हो तो क्या होता है? भाषा शुद्ध बनती है। श्रोता के मनोभावों को प्रभावित करने वाली साहित्य की विधा कौन सी है? श्रोता के मनोभावों को प्रभावित करे ऐसी कौन सी विधा है साहित्य की? ऐसा प्रश्न पूछा गया। कौन सी विधा है? पद्य शिक्षण। पद्य शिक्षण से हमें मनोभाव, श्रोता को मनोभाव उत्पन्न होता है, सौंदर्यात्मकता आती है, रसात्मकता का अनुभव होता, आनंद का अनुभव होता है। तो ये प्रभावित करते हैं श्रोता को। क्या? गद्य शिक्षण जो है वो। आगे का प्रश्न है, दल शिक्षण में शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? दल, दल यानी क्या? समूह। तो इसमें शिक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है? दल यानी क्या? एक से अधिक। अगर एक से अधिक शिक्षक हो तो तभी उसे दल कहा जाता है। यानी कि एक से अधिक शिक्षक होने चाहिए। 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। लेकिन क्या होना चाहिए? एक से अधिक शिक्षक होने चाहिए, तभी उसे दल कहा जाएगा, वरना दल कहा नहीं जाएगा। आगे का प्रश्न है, शिक्षक पहले उच्चारण करता है तथा छात्र बाद में उन्हीं शब्दों का उच्चारण करते हैं। यह विधि है। यानी कि शिक्षक पहले उच्चारण करता है, बाद में छात्र को उस शब्द का उच्चारण करने को कहता है। तो ये जो विधि है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? अनुकरण विधि कहा जाता है। अनुकरण विधि के बारे में मैंने विस्तृत में या मेरी चैनल पर वीडियो अपलोड किया है, और आप उसे देख सकते हैं। तो पहले शिक्षक क्या करता है? उच्चारण करता है, बाद में अनुकरण करके विद्यार्थी भी, छात्र भी उस शब्द का उच्चारण करते हैं। इसलिए उसे क्या कहते हैं? अनुकरण विधि कहते हैं। भाषा की सर्वप्रथम सार्थक इकाई क्या है? भाषा की सर्वप्रथम सार्थक इकाई क्या है? तो क्या है? शब्द। भाषा की सर्वप्रथम सार्थक इकाई शब्द है। જો તમને વિડીયો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરો, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. હવે આપણે આવનારા વિડીયોમાં સેકન્ડરીની જે પરીક્ષા હતી
એમાં એક પ્રશ્ન પૂછવામાં આવ્યો હતો સ્વર સંધિ. કયું સંધિ? સ્વર સંધિ. બરાબર. તો સ્વર સંધિ વિશે સમજાવવામાં આવ્યું હતું. તો આપણે આવનારા વિડીયોમાં હવે વિસર્ગ સંધિ વિશે આપણે પ્રયત્ન કરશું. કઈ સંધિ? વિસર્ગ સંધિ. ઠીક છે. અને બીજા આવનારા વિડીયોમાં પણ એની સાથે જ આપણે રચના શિક્ષણની અલગ અલગ વિધિઓ વિશે પણ શીખશું. આવનારા સમયમાં આપણે દરેક વિધિઓનો વિસ્તૃત આપણે અભ્યાસ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો બની રહેશો મારા યુટ્યુબ ચેનલ સાથે અને આવનારા વિડીયોનું નોટિફિકેશન મળતું રહે એના માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં, વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં અને વિડીયોને શેર કરવાનું ભૂલતા નહીં. આવનારા થોડા જ સમયમાં આપણે ટેલિગ્રામ ચેનલ પણ શરૂ કરવા જઈ રહ્યા છીએ. તો તેમાં હું તમને આ જેટલા પણ પ્રશ્નો બનાવ્યા હશે એમનો PDF સ્વરૂપે તમને એ ચેનલ ઉપર પ્રાપ્ત થઈ જશે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ. આભાર.